बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हना यूसुफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के मौजू बहुत ज़बरदस्त है और वो इसलिए क्योंकि हमें हमेशा रहती है आपकी फ़िक्र, और आपको देखते हुए, आपके मसाइल को देखते हुए हम उन टॉपिक का इंतखाब करते हैं जिस पे आप बात करना चाहते हैं, जिस पे आप सुनना चाहते हैं, अपने मसाइल का हल चाहते हैं। तो आज हमारे 2-3 टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग शिकायतें करते हैं कि खाना खाने के बाद उनको, और आगे माह मुबारक भी आने वाला है, ये बहुत बड़ा मसला होता है जी, ब्लॉटिंग का इशू रहता है, मुसलसल स्टमक में पेन रहती है, और इसके बाद क्या होता है जी, कुछ खाने को दिल नहीं करता। अच्छा, वैसे मेरे साथ भी अक्सर ऐसा हो जाता है, जब मैं सारा दिन भूखी रहती हूँ उसके बाद ऐसे लगता है जैसे कुछ खाने का दिल ही नहीं करा। इस पे भी हम बात करेंगे। वो लोग जो कि डाइट कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट डाइट पैटर्न जो हैं आजकल बहुत सारे हैं, आप कोई भी डाइट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उस पर भी ऐसा होता है कि एक टाइम आता है आपका कुछ खाने को दिल नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? आपने करना क्या है? स्टमक के जो पेशेंट हैं, मुसलसल जो मेडिसिन पे हैं, उनके लिए आज कोई अच्छा सा हल हमने बताना है कि उनकी मेडिसिन किसी तरह से छूट जाए। मेरी अपनी मदर जो हैं, उन्हें 2-3 दिन बाद स्टमक की मेडिसिन खानी पड़ती है, सिरप अक्सर वो हर रोज़ ही पी रही होती हैं। तो इसके लिए क्या करना है जी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा मसला है बच्चों में, बड़ों में, एंड येस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है क्योंकि हम मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं, समटाइम उसका साइड इफेक्ट हो जाता है, वो भी डिस्कस करेंगे। और बाल, अगर आपके बाल, नाखून और स्किन अच्छी नहीं है तो आप डाइट के जरिए कर सकते हैं। प्रोग्राम में आपको बताएंगे। सहर चावला हमारे साथ मौजूद हैं जी, जो कि हमें इन तमाम मसाइल का हल बताने वाली हैं। अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टमक खराब हो जाता है लोगों का, वो मसला कहाँ से शुरू होता है? हम ऐसी क्या गलती करते हैं कि हम खाना ही नहीं खा सकते एक टाइम पे आके? लव द क्वेश्चन कि मसला कहाँ से शुरू होता है। आई लव योर क्वेश्चन ना, जहानत वाला सवाल है। मसला शुरू होता है आपके पास स्टमक का तेजाब कम होने से। और आप क्योंकि कह रही थी कि आपकी अम्मी दवाई ले रही हैं, तो मैं कंसर्न हो गई। अगर वो वाली दवाई ले रही हैं, ऑफ कोर्स आई कांट टेक द नेम, जो स्टमक का एसिड कम करती है, तो वो उनका प्रॉब्लम आगे जाके और बढ़ाएगी। तो आगे हम इसके सोल्यूशन पे भी बात करते हैं। तो वो दवाई नहीं लेनी चाहिए। अब होता क्या है कि आपके स्टमक और आपकी खाने की नाली के बीच जो ढक्कन होता है ना, स्फिंक्टर उसको कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, उस स्फिंक्टर को बंद रहने के लिए स्टमक में तेजाब को ठाठे मारना चाहिए, वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा। जब आफ्टर 35 हर एक का स्टमक नेचुरली कम होना हर एक का एसिड नेचुरली कम होना शुरू हो जाता है। 35 से पहले उन लोगों का कम होना शुरू हो जाता है जो गैर ज़रूरी पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी स्टमक का एसिड कम करती है, एंटीबायोटिक्स भी स्टमक का एसिड्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के तो मैं वैसे भी हक में नहीं हूँ, उसके साइड इफेक्ट्स पे तो आना पूरी एक एपिसोड हो सकती है। स्टीरॉइड्स भी आपके पास स्टमक का एसिड जो है वो आपके पास कम करती हैं। अब जो लोग ये मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या जो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, उनका 35 से पहले भी कम हो जाता है। जब स्टमक का तेजाब कम हो जाता है ना, ये ढक्कन थोड़ा सा खुल जाता है। ओहो। आप इस खाने की जो नाली और जो स्टमक का एसिड है, जितना भी, अब स्टमक का एसिड हालांकि कम हुआ है, लेकिन क्योंकि ढक्कन खुल गया वो खुल के जाता है थोड़ा सा ऊपर। अब जब वो आपके पास फूड पाइप में जाता है, जिसको एसोफेगस कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, तो आपको जलन शुरू होती है। पंजाबी में लोग कहते हैं सड़ है, हाँ सड़ है, पंजाबियों की बड़ी। और कुछ लोग तो कहते हैं खाना ऐसे फील हो रहा है वापस ऊपर आ रहा है, क्योंकि स्टमक का एसिड जो है वो ठीक नहीं है। आपके पास जो मेन खाने की डाइजेशन है ना, शुरू 90% डाइजेशन हमारे खाने की छोटी आंत में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन प्रोटीन आपके पास स्टमक एसिड ने डाइजेस्ट करना होता है। प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है पेप्सिन, उसे पेप्सिनोजिन में तब्दील होना होता है। वो हो ही नहीं सकता जब तक कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक एसिड रिस्पेक्ट ना करे। अब हालांकि हमारे स्टमक का एसिड कम है, लेकिन वो ढक्कन खुलने की वजह से वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। यहाँ से स्टमक की प्रॉब्लम शुरू होती है, जिसको आप एसिडिटी कहते हैं। और लोग क्या करते हैं, जाके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और एंटासिड्स खाना शुरू हो जाते हैं। अब शुरू में मिलती है पेन होना शुरू हो जाती है ना, फिर हल कोई नहीं उसका इलाज ये नहीं है ना, उसका इलाज ये है कि वहीं पे आप स्टमक का एसिड ज्यादा करें। अच्छा, अब शुरू में ना एंटासिड लेके आपको मिलता है रिलीफ, क्योंकि चाहे वो थोड़ा एसिड भी है, वो कम होता है तो वो ऊपर आना बंद हो जाता है। जितने भी लोग एंटासिड ले रहे हैं ना, आप लोग सर्वे करें, अपने चैनल से कहीं सर्वे कराएं, ठीक है। आप उनसे पूछें कि 1-2 महीने बाद उनको डबल स्पीड से एसिडिटी वापस आई है। वो इससे क्योंकि उस वक्त तो आपका स्टमक का एसिड कम हो गया है, लेकिन बाद में आपके पास, क्योंकि एक्चुअली तो एसिड ज्यादा करना चाहिए था ताकि खाना ठीक तरह डाइजेस्ट हो, वो प्रॉब्लम रिबाउंड होकर वापस आता है। जब आपको एसिडिटी और ब्लोटिंग इनिशियली शुरू हुई है ना, अगर आपको खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद ब्लोटिंग होती है, इसका मतलब है स्टमक का एसिड कम है। खाने के 4 या 5 घंटे बाद ब्लोटिंग होती है, इसका मतलब है कि लिवर का डाइजेस्टिव जूस बाइल कम है। दोनों में ये डिफरेंस होता है। ये तरीका है पहचानने का, बड़ा आसान। अगर आपको ब्लोटिंग और शुरू में एसिडिटी होना शुरू हुई है, प्लीज 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर 1 टीस्पून अभी से स्टार्ट कर लें और जान छुड़ाएं अपनी इस कौन सा विनेगर है? एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका। अच्छा, मुझे तो वो लगता है कि लोग कहते हैं कि बिल्कुल इफेक्टिव नहीं, वो आपके मैदे को जला देता है। हमारे
हमारे यहाँ पे तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, हमारे यहाँ पे लोग जो कहते होते हैं वो सही होता तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री होता। तो 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर इज अ ब्लेसिंग। वो आपके स्टमक के अच्छा, वो acid मैंने को वेट लॉस करने वाले boost लोगों को भी पीते हुए देखा है। वेट लॉस करने में वो क्यों हेल्प करता है ना, वो बिल्कुल हेल्प करता है क्योंकि वो आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिमूव करता है। अच्छा। एप्पल साइडर विनेगर इज वन ऑफ द बेस्ट फैट कटर्स। फैटी लिवर के ट्रीटमेंट में जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें ACV एप्पल साइडर विनेगर इज ऑन द टॉप, बट मेक श्योर कि वो ऑर्गेनिक हो, वो अनफिल्टर्ड हो, वो रॉ हो, विद मदर हो और किसी रिप्यूटेड ऑर्गेनिक ब्रांड से हो। आसान सा सस्ता सा हल आपने बता बहुत दिया सस्ता है। सा हल है, कोई बहुत भी अच्छी ब्रांड है तो 1200-1300 रुपए का हाँ, आपको मिल बहुत जाएगा। सस्ता सा हल जी, बता दिया। exactly। इस्तेमाल का तरीका क्या होता है? डायरेक्ट उसको पी लेना है कि पानी में उसको? नहीं नहीं, वो काफ़ी एसिडिक होता है और उसको डायरेक्ट नहीं पीते, उसको हमेशा स्ट्रॉ के साथ पीते हैं वरना आपके दांतों का एनामल उड़ जाएगा। ओहो। ठीक है। अच्छा, किन लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर नहीं लेना? जिन लोगों को सिट्रस सूट नहीं करता, जिन लोगों के जोड़ों में बहुत जो है वो दर्द रहती है, इसका मतलब उनके जिस्म की तासीर ठंडी है, और जिन लोगों को प्रॉब्लम गर्ड और गैस्ट्राइटिस का इतना बढ़ गया कि उनको ईसोफेजियल अल्सर हो गया। ईसोफेजियल अल्सर कहते हैं खाने के पाइप के अल्सर को। अगर आपके खाने के पाइप का अल्सर हो गया तो अब आपने एप्पल साइडर विनेगर नहीं लेना, क्योंकि अब वो खाने के पाइप से गुजरेगा तो वो अच्छा, मैंने एक दो जगह पे ये भी सुना था कि उसको पानी में डालना मिक्स है। करके फिर लेना, डायरेक्ट लेंगे तो वो डायरेक्ट फिर नहीं लेना। अच्छा। ना आपने डायरेक्ट लेना है ना आपने डायरेक्ट पीना है। आप 1 टीस्पून पानी के एक ग्लास में लेंगे, आप उसको स्ट्रॉ के साथ पियेंगे। और इसको बेस्ट टाइम लेने का क्या होता है, मील से 30 मिनट पहले अगर आप ले लें तो वो आपकी शुगर लेवल्स को भी बैलेंस करता है, वेट लॉस में भी काम आता है। सुबह खाली पेट भी आप ले सकते हैं, कुछ लोग रात को भी लेते हैं। मैं रात को लेना इसलिए रिकमेंड नहीं करती क्योंकि आपके पास ब्लड शुगर लेवल्स को थोड़ा सा नीचे लेके जाता है, तो रात को फिर आपको, क्योंकि रात को वैसे भी आपके ब्लड शुगर लेवल्स तो आपको रात को भूख लग सकती है। मैं पर्सनली, मेरा फेवरेट टाइम क्या है, मेरी डेली रिजीम में मैं नाश्ते से 30 मिनट पहले लेती हूँ, क्योंकि उसको लेने के बाद आपको भूख लगती है। हाँ, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी नीचे लेके जाता है, सेंसिटिविटी भी इंप्रूव करता है। जिन लोगों ने नहीं लेना है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि किन लोगों ने नहीं लेना। अच्छा, स्टमक एसिड को और भी कुछ हर्ब्स इंप्रूव करती हैं, और डाइजेस्टिव जूस को आपके पास जितनी भी कड़वी हर्ब्स हैं, ये याद रखिएगा, वो इसको बूस्ट करती हैं। करेला, अच्छा, करेला पाउडर, ठीक है। मोरिंगा, स्वांजना, उसमें भी तिनक होती है, वो थोड़ी सी कड़वी होती है। आयुर्वेदा का आपके पास त्रिफला पाउडर होता है। मैं सबको ये बताती चलूँ कि आई एम नॉट अ हर्बलिस्ट, एक मेडिकल डॉक्टर आप लोगों से ये बात कर रही है तो इसके पीछे सारी मेडिकल रीजंस हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम हो तो मैं उसको मेडिकली मजीद डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अदर देन कौन सी चीज़ आपके पास स्टमक एसिड को इंक्रीज करती है, जीरा आपके पास स्टमक एसिड को इंक्रीज करता है, मिंट आपके पास स्टमक एसिड को बूस्ट करता है। मिंट में मिथाइल एसीटेट होता है, जीरे में आपके पास क्यूमिनल्डिहाइड होता है, वो इसको बूस्ट करता है। सहर, हमें इसका इस्तेमाल भी बता दें, क्योंकि लोग, अब आपने जी सहर चावला ने कह दिया था कि जीरे का इस्तेमाल, तो अब इसको एक चम्मच आप खा लें, नहीं, अब इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है? मिंट का अगर इस्तेमाल करना है, जीरे का इस्तेमाल करना है, वो बता दें ताकि हमें पता हो कि जी इस तरह से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका फायदा पहुंचेगा। 2 तरीके इस्तेमाल के। पहली बात, जब भी कोई भी हर्ब आप लेते हैं ना अपने गट प्रॉब्लम्स के लिए, चाहे स्टमक एसिड के लिए चाहे कॉन्स्टिपेशन के लिए, आप कभी भी थ्रू आउट उसको नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर आपका जो बॉडी का सिस्टम है ना वो उस पर डिपेंड करना शुरू कर देता है। आप उसको हमेशा एज अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट लेते हैं। जब भी कोई हर्ब लें स्टमक के हाजमे के सिस्टम के लिए, 2 महीने लें, 1 महीना डिसकंटिन्यू कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल इसबगोल वगैरह भी तो आपके पास होता है ना, थोड़ी देर लिया, थोड़ी देर आपके पास डिसकंटिन्यू कर दिया। या तो किसी अच्छी रिप्यूटेड ऑर्गेनिक ब्रांड के ISO सर्टिफाइड फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड आप हर्ब्स ले लें। उन्होंने फॉर्मुलेशंस, पाकिस्तान में बहुत अच्छी ब्रांड्स हैं, उन्होंने मिक्स भी कैलकुलेटेड डोज में किया होता है, ऊपर सब कुछ लिखा भी होता है। दिस इज एन ईजी एंड सेफ वे। 800, 900 रुपये, 1000 रुपये की हैं। या दूसरा तरीका कावा बना लें। ठीक है, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम बात कर रहे हैं वो पेशेंट जो पुराने स्टमक के मसले से अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे। डाइट का बड़ा रोल होता है, आपने अपनी डाइट को कैसे मैनेज करना है वो बता दें। डाइट इज द क्योर, और तो कोई रास्ता ही नहीं है ना आपके क्या पास। चीज़ें जो बिल्कुल नहीं खानी? कॉफ़ी, जो चीज़ें आपके पास, कॉफ़ी, टी, जो कि हम दोनों ने भी हाथ में पकड़ा हुआ, मैं भी अभी पी रही थी। स्मोकिंग, अल्कोहल, बिकॉज ये फैक्ट्स हैं सोसाइटी के, लोग कंज्यूम तो करते हैं ना। आपके पास जंक फूड, फ्राइड फूड, शुगर, जो भी चीज़ें इन्फ्लेमेशन करती हैं। अभी हम आगे चलते हैं, मुझे ये बता दें, कॉफ़ी क्या बहुत तेजाबियत करती है? खाली पेट स्टमक के पेशेंट को नहीं लेनी? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। गैस्ट्रिक अल्सर्स का बहुत बड़ा कॉज बन सकती है, और जिनको है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। आई नो, आई लव कॉफ़ी, आई लिव फॉर कॉफ़ी, लेकिन जिन लोगों को है अनफॉर्चुनेटली वो लोग नहीं ले सकते। मुझे पता है इसको छोड़ना आसान नहीं है, आसान नहीं होता, बट कुछ लोगों को ना, अब मैं अक्सर ऐसे होता है, कॉफ़ी पीऊँ मुझे ऐसे लगता है बिल्कुल आप एक्टिव हो गए, तो कुछ लोगों का तो बिल्कुल इसके बगैर गुजारा नहीं है। ऑल्टरनेट क्या है? मैं ना फिर यही अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि एनिमल डेयरी तो आप ना लें,
ओट मिल्क ले लें, आलमंड मिल्क ले लें, उसके 1 या 2 टेबल स्पून डालें और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को वीन ऑफ करें। सही। अब आ जाए डाइट में क्या चीजें हमने लेनी है स्टमक के पेशेंट ने और क्या बिल्कुल नहीं लेनी। गंदम, दूध, मीठा, तला हुआ, फ्राइड ये आपने नहीं लेना है। 2-3 महीने के लिए ना बड़ी सिंपल डाइट पे चल जाए, ऐसी डाइट जिसको इंटेस्टाइनल सेल्स बड़ा इजीली एब्जॉर्ब कर लें। अब वो डाइट क्या है आपके पास? सफ़ेद उबले हुए चावल हैं, कद्दू की जितनी भी सब्जी हैं, आप ही के शो में शायद मैंने पहले बात की है, 26 फैमिलीज आती हैं पंपकिन में। कद्दू, लौकी, तोरी, घिया, माड़ू, ये सारी पंपकिन फैमिली की वेजिटेबल्स हैं। मूंग दाल बिना छिलके बिना पॉलिश वाली, बिना छिलके बिना पॉलिश वाली क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता, मैंने आपको भी बताया, हमने इंटेस्टाइन से इजीली एब्जॉर्ब। आजकल सिरी और मछली आई है, वो बड़ी हीलिंग है। सिरी का शोरबा जो है ना वो गट को बड़ा हील करता है। अच्छा। देसी मुर्गी की हड्डियों की यखनी सफ़ेद उसका शोरबा बना के सफ़ेद चावलों पे डाल के आपके गट को हील करता है। रेड मीट भी ना लें, वो भी ज़रा टफ होती है। ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बता दी हैं। अच्छी ग़िज़ा है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे आपको फ़ायदा होगा। स्टमक के पेशेंट के लिए कम से कम वो ना जो आपको खाना हज़म नहीं हो रहा होता वो आपको आसानी से हज़म होना शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं जी, बहुत सारे लोगों का मसला है, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, बच्चों से स्टार्ट कर देते हैं, बच्चों में कॉन्स्टिपेशन, क्या हल है इसका? बच्चों में मोस्टली कॉन्स्टिपेशन आपके पास एक तो गलत डाइट कंजम्पशन की वजह से हो सकती है, नंबर 1। दूसरा, बहुत सारे बच्चे आपके पास लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। 65% ऑफ एशियन पॉपुलेशन लैक्टो मोस्टली जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते और वो माँ बाप को मुंह से बताना शुरू नहीं करते हैं कि हमें दूध से प्रॉब्लम हो रही है, माँ बाप नहीं समझते हैं। प्लीज़ अगर आपके बच्चों को आप नोटिस करिए कि टिपिकल पैटर्न है ग्लूटेन और डेयरी से कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो ये आपके पास जो है वो रीज़न हो सकती है। अगर आप बच्चों को लो फाइबर डाइट दे रहे हैं, ये आपके पास रीज़न हो सकती है, क्योंकि जो लो फाइबर डाइट होती है वो मैग्नीशियम और B1 विटामिन में कम होती है आपके पास। बच्चे अगर शुगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें हैं, बहुत मैग्नीशियम और B1 विटामिन की कमी से आपके पास कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, इसलिए आप फाइबर रिच डाइट जो है वो बच्चों को दें। शुगर जो है वो बॉडी से B1 विटामिन को फ्लश कर देता है। B1 विटामिन जिस बॉडी में कम हो उस बॉडी में आपके पास कॉन्स्टिपेशन होती है। तो बच्चों में मोस्टली कॉन्स्टिपेशन की बड़ी छोटी मोटी यही रीजंस होती हैं, या फिर खुदा ना खास्ता हो सकता है कि किसी बच्चे को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, ई कोलाई या सैल्मोनेला इन्फेक्शन हुआ हो, एक बार हो गया हो और उसके बाद वो एंटीबायोटिक्स के असर की वजह से बच्चों का स्टमक एसिड कम हो गया हो, इन्फेक्शन पूरी तरह एरेडिकेट ना हो, तो अपने बच्चों की डाइट में प्रोबायोटिक सेशेस इंक्लूड करें, प्रोबायोटिक फूड्स इंक्लूड करें, उनकी डाइट क्लीन करें एंड दे विल बी गुड। अच्छा, मुझे ये बता दें कि हम अक्सर देखते हैं मीठा बच्चों को बहुत दिया जाता है। ये जो अब आप कह रही हैं कि बच्चों के लिए शुगर अच्छी नहीं है, तो स्टार्ट से ही माएँ बच्चों को मीठे पे लगा देती हैं, मीठी चीज़ें बनाना शुरू की, और कुछ बच्चे तो हाथ से चीनी पकड़ के मैंने देखा खा रहे होते हैं। जी, वो माएँ खुद अपने आप को एजुकेट करें, तो अब तो मैं ये भी नहीं कहूँगी माएँ को किसी ने एजुकेट किया नहीं, माएँ खुद एडल्ट्स हैं, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, हम जो बोल रहे हैं वो सेगमेंट अभी आपके पेज पे लग जाएगा। माएँ क्यों नहीं सीखती, क्यों नहीं पढ़ती? पढ़े ना, सीखे ना, आप तो किताबों की जरूरत ही नहीं है, बातों से सीख लें। तो शुगर अगर आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, आप उसको सिर्फ मोटा नहीं कर रहे हैं, आप समझे आप अपने बच्चे को खाका बना के दे रही हैं। जिस टाइम अब आप अपने बच्चे को शुगर देंगी ना, मेरी बात याद रखिएगा, आप अपने बेटे को या बेटी को बदुआ दे रही हैं कि ये लो, तुम जैसे ही 35-40 साल के हो गए तुम्हें डायबिटीज की बीमारी बेटा मैं तोहफे में दे रही हूँ खिला के, तुम्हें मैं हार्ट पेशेंट की बीमारी, ये बचपन से शुरू। ये जो अल्जाइमर्स होता है ना 60 की एज में, ये पता है बॉडी में कब स्टार्ट होता है? 40 की एज में। अल्जाइमर्स को 20-25 साल लगते हैं नजर आते, डायबिटीज को 15 साल लगते हैं नजर आते हुए। और ये कौन लोग होते हैं ज्यादातर जिनका ब्लूप्रिंट खराब होता है, जिनको बचपन में डाइट ठीक नहीं दी होती है, डल होते हैं शुगर खाने वाले बच्चे, उनका आईक्यू कम होता है। एक बच्चा जिसकी डाइट में हर वक्त इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होंगे, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होंगे, उसने क्या खाक दुनिया में तरक्की करनी है और सर्वाइव करना है। यानी शुगर इतनी खतरनाक है आपके बच्चे के लिए, तो प्लीज मत ये ऐसे बच्चे को मीठी चीजें, बिल्कुल हम समझ रहे होते हैं बच्चा वैसे ही चॉकलेट्स भी खा रहा है, चीनी भी हाथ में पकड़ के अक्सर मैंने बच्चों को खाते हुए देखा है, तो इसका नुकसान क्या है वो आपको सहर चावला ने बता दिया। कॉन्स्टिपेशन बड़ों में भी रहती है, रीजन क्या होती है? बड़ों में आपके पास कॉन्स्टिपेशन मोस्टली अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगेन मैग्नीशियम और B विटामिन की कमी की वजह से, 35 से 40 साल की उम्र के बीच अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका स्टमक एसिड कम है, आपको इस वजह से कॉन्स्टिपेशन है। 40 साल के बाद अगर आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसके साथ साथ आपका जो स्टूल है वो भी थोड़ा टूट के आना शुरू हो गया, बॉडी में थोड़ी गर्मी भी फील होती है, हो सकता है आपको डाइजेस्टिव जूस बाइल की कमी हो, बाइल की फ्लो इंक्रीज करने के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगेन सेब के सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं, त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वांजड़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं, सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन अपनी बॉडी को किसी हर्ब का आदी नहीं बनाना है। जिन लोगों को खाने के 3-4 घंटे बाद ब्लोटिंग होती है, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है, स्टूल टूट के आता है और बहुत हल्के रंग का आता है, बहुत पीले रंग का आता है और 2-2, 3-3 दिन बाद आता है, वो सिंथेटिक बाइल सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। इसका मतलब है कि खाली हर्ब से उनकी बाइल की कमी नहीं पूरी हो सकती। एक सप्लीमेंट होता है टडका,
किसी भी कंपनी का आप TUDCA, ये बाइल सॉल्ट सप्लीमेंट्स होते हैं, इसको आप मील्स के साथ 3 बार लें, आप साथ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स सिंथेटिक सप्लीमेंट किसी भी कंपनी के लें, लोकल लें, इंटरनेशनल ब्रांड के लें, आपकी कॉन्स्टिपेशन बेटर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन आना सीबो की वजह से होती है। अब ऐसे लोगों में हाई फाइबर डाइट काम नहीं आती। सीबो होता है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। आपके पास छोटी आंत का काम होता है 90% खाना डाइजेस्ट करना, बड़ी आंत में बैक्टीरिया बैठा होता है, उसका काम होता है उस खाने की फर्मेंटेशन करना। कुछ लोगों में बड़ी आंत का बैक्टीरिया माइग्रेट करके बिकॉज ऑफ बैड ईटिंग हैबिट्स छोटी आंत में आ जाता है। इस कंडीशन को सीबो कहा जाता है। सीबो बहुत बुरी कॉन्स्टिपेशन करता है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि आपको सीबो है? जिन लोगों को बादी खा के, दाल खा के, भिंडी, गोभी और हाई फाइबर लीफी वेजिटेबल्स खा के पेट में बहुत दर्द होता है ना और कॉन्स्टिपेशन होती है, आप सब सीबो के पेशेंट हैं। अब जिन लोगों को सीबो की वजह से कॉन्स्टिपेशन है, आपका क्या इलाज है? आप लोग चले जाएंगे बिल्कुल कार्निवोर डाइट पे। आपने गोश्त खाना है, आपने मछली खानी है, अगेन आपने सफ़ेद चावल लेने हैं, उसके साथ आपने मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स लेना है, आपने टटका लेना है, जो हर्ब्स मैंने बताई हैं आपने वो लेनी है। कम से कम 6 महीने का आप ये गट क्लेंजिंग प्रोग्राम करेंगे तो आपका सीबो ठीक होगा। ज़बरदस्त, देखिए कितना आसान हल बता दिया। अच्छा, मैंने लोगों को कॉन्स्टिपेशन से बहुत बुरे पाइल्स के इशू तक जाते देखा है, तो अगर अब कोई पाइल्स तक पहुंच गया है, उसने क्या करना है? कॉन्स्टिपेशन खुदा ना खास्ता बहुत क्रॉनिक हो तो वो कोलन कैंसर तक भी पहुंच जाती है। ये तो कॉन्स्टिपेशन को अगर आप ट्रीट ना करें वो 50-55 साल में कोलन कैंसर में तब्दील हो जाती है। जिन लोगों, अच्छा पाइल्स वाले पेशेंट, आपने थैंक यू आपने सवाल पूछा। पाइल्स वाले पेशेंट एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो हाई फाइबर डाइट लेना शुरू कर देते हैं। पाइल्स वाले भी हाई फाइबर ना ले, अक्सर उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है बवासीर में, पाइल्स में। तो आपने भी वो जो मैंने लो फोडमैप वाली डाइट बताई है ना, लो फाइबर वाली डाइट, आपकी हीलिंग के 2 फेजेस होते हैं पाइल्स वाले के। फेज 1 वो भी पहले 3 महीने चलता है। अच्छा, मैं बता दूं कि गट का आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना, गट लाइनिंग हील होना शुरू होने में 90 दिन लगते हैं। ये हौसले और सब्र वाला काम है ना। आप एक दिन में बीमार हुए थे तो आप एक दिन में ठीक भी नहीं हो सकते, टाइम लगता है गट लाइनिंग हील होने में या किसी भी हार्मोन को ठीक होने में। तो आपने अगेन लो फाइबर डाइट पे रहना है। पाइल्स वाले पेशेंट ने प्रोबायोटिक्स लेने हैं, मल्टी एंजाइम्स लेने हैं। पाइल्स वाले पेशेंट ने सेब का सिरका लेना है। अपने विटामिन डी लेवल्स का ख्याल रखना है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स की बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ चुकी होती है, प्रॉब्लम क्रॉनिक होता है। कॉड लिवर ऑयल के सप्लीमेंट्स इनको बहुत हेल्प करते हैं। वो विटामिन ई, डी में रिच होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच होते हैं। जिंक कार्नोसिन एक बड़ा हेल्पफुल सप्लीमेंट है पाइल्स के पेशेंट में। एलोवेरा के गट की प्रिपरेशंस आती हैं। अब तो पाकिस्तान में बहुत अच्छी ऑर्गेनिक ब्रांड्स हैं जो एलो गट प्रिपरेशंस जो हैं वो सेल करती हैं। आप ऐसी एलो गट प्रिपरेशंस अच्छी ब्रांड से ऑर्डर कर सकते हैं। एलोवेरा बहुत ज़बरदस्त इलाज है आपके पास कॉन्स्टिपेशन का। आपके स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को लुब्रिकेट करता है, आपकी इंटेस्टाइनल लाइनिंग को लुब्रिकेट करता है, गट के गुड बैक्टीरिया को ऊपर लेके जाता है इसका। लेकिन ये आपने खुद से नहीं बनाना, किसी अच्छी ऑर्गेनिक ब्रांड की आपने एलोवेरा प्रिपरेशन लेनी है, क्योंकि एलोवेरा को इस काबिल बनाना कि उसको आप गट में यूज कर सकें, उसके लिए उसको कुछ अर्सा प्रिजर्व करना पड़ता है। उसकी एक प्रॉपर प्रिपरेशन होती है, फिर उसको प्रोसेस नहीं होना चाहिए, उसमें केमिकल्स ऐड नहीं होने चाहिए। उसका एक ढक्कन पानी के जग में डालें, पूरा दिन वो पानी पिएं। जिंक कार्नोसिन सप्लीमेंट्स आप लें 20 मिलीग्राम 25 मिलीग्राम डेली, आप उसका इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि वो लोग जो कि मुसलसल कहते हैं कि जी हम बाहर का खाना खा रहे हैं, ये नान खाना, बेकरी आइटम्स खाना, क्या ये भी कॉन्स्टिपेशन की एक बड़ी वजह होता है? एब्सोल्युटली 100%। हॉस्टलाइज कुछ बच्चियां होती हैं, खाना ही बाहर का खाना। मैं अक्सर ये कहती हूँ हॉस्टलाइट बच्चियों को, मैंने भी जब मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज में थी, मैं हॉस्टलाइट थी पिंडी में, तो पहले 2 साल तो आप हॉस्टल में जाके ना बच्चियों को नहीं समझ आती। चाहे आप देखिए, हालांकि मैं डॉक्टर बन रही थी, मैं तो ये चीज़ें पढ़ रही थी, तो काफ़ी सारा जंक फूड वगैरह खा के मैंने भी अपना बहुत बुरा हाल किया। 22 kgs वजन बढ़ा लिया मैंने अपना। बट देन सडनली आई वोक अप टू द रियलाइजेशन, देखिए जी हॉस्टलाइट बच्चियां बहाना ना बनाए, मैंने की ये हेल्दी ईटिंग हॉस्टल में, ठीक है, पॉसिबल होती है, हम जानबूझ के नहीं करते। आप जो है वहाँ हॉस्टल में एक फ्रीजर तो होता है ना, जो सब लड़कियों के लिए होता है। सब बच्चों के पेरेंट्स इतने अमीर नहीं होते कि वो अपने कमरे में फ्रिज लेके रख सकें। मेरे कमरे में भी नहीं था, लेकिन हॉस्टल का वो जो एक कंबाइंड फ्रीजर होता है, उसमें आप अपने रूम का टैग रख के अपने खाने तो रख सकती हैं, अपने फ्रूट्स तो रख सकती हैं, अपनी चीजें तो रख सकती हैं, आप हेल्दी खा सकती हैं आप चाहें तो। बिल्कुल, तो ये आप फ्रूट्स खाएं, हेल्दी चीजें खाएं, तो खुद ब खुद ये मसले हल हो जाएंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सहर चावला हमारे साथ मौजूद हैं। कॉन्स्टिपेशन की हम बात करें। अब कॉन्स्टिपेशन जिन पेशेंट्स को रहती है, क्या उन्होंने मुसलसल चाय और कॉफ़ी भी कहते हैं ड्राइनेस करती है। अब कुछ लोग तो खाली पेट मेरी तरह जब तक मैं चाय या कॉफ़ी ना ले लूँ आंखें नहीं खुलती, तो ये भी क्या कॉन्स्टिपेशन की वजह होती है?
डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन की वजह होती है। जो चाइनीज़ मेडिसिन है ना अनाम, वो कहती है कि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी गर्म होती है और खुश्क होती है। अब इसमें चाइनीज़ मेडिसिन एक बड़ी ऑथेंटिक साइंस है, बहुत ज़बरदस्त साइंस है। अब इसमें आप जो भी खाने देंगे ना, जो आपकी बॉडी की गर्म तासीर को ऊपर लेके जाएंगी और खुश्क तासीर को ऊपर लेके जाएंगी, वो आपको डिस्टर्ब करेंगी। अब जैसे आपके पास चाय और कैफीन है, ये आपके पास सारी डिहाइड्रेटिंग फूड्स हैं ना, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं। तो आपने तो अपनी बॉडी को नम करना है। आप नम कैसे करेंगे? आप योगर्ट से नम करेंगे, आप छाछ से नम करेंगे, ठीक है, आप दही, इस तरह की चीज़ों से नम करेंगे। इसलिए तो केला आपके पास कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करता है। चाइनीज़ मेडिसिन में केले की जो तासीर है वो गीली है, नम है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें आपके पास प्रॉब्लम करेंगी। अच्छा, मैं भी आपकी प्रॉब्लम से रिलेट करती हूँ। आई एम गिल्टी ऑफ दैट कि मैं सुबह चाय पिए बगैर मैं नहीं बात ही नहीं कर सकती किसी से। सेम हियर, काम तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने अपने लिए जो हैक ढूंढा हुआ है, मैं वही सजेस्ट करूंगी कि मैं 15-20 मिनट रुक जाती हूँ, मैं पानी के 1-2 ग्लास पी लेती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि वो पहली चीज़ जो मेरे जिस्म में जाए वो चाय या कॉफ़ी ना हो। बिकॉज जब हम पानी लेते हैं ना, पानी हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड है। इट गेट्स ऑल द ऑर्गन्स मूविंग, इट गेट्स द ब्लड मूविंग, सर्कुलेशन, लिम्फेटिक। अक्सर मोस्टली लोगों का कॉन्स्टिपेशन इन चीज़ों से हील हो जाता है, छोटी छोटी बातों से। अपना खाना अच्छी तरह चबाना शुरू कर दें। मैं अपने पेशेंट्स को एक्सरसाइज करवाती हूँ, क्योंकि आपकी जो खाने की डाइजेशन है वो आपकी ओरल कैविटी में स्टार्ट होती है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है एमाइलेज। मैं लोगों को कहती हूँ कि आपने गिनना है अपने दिमाग में कि मैंने 15 से 20 बार अपना नवाला चबाया है। इतने सारे पेशेंट्स के प्रॉब्लम जिनको शुरू में इस वजह से ट्रीट हो जाता है। अगर आप सुबह उठ के पानी के 2-3 ग्लास पी लें, आप नोट करें कि अगर आपको सुबह उठते ही, क्योंकि आइडियली आपको सुबह उठने के 15-20 मिनट के अंदर बाथरूम जाना चाहिए पखाना करने के लिए, स्टूल पास करने के लिए, एक नॉर्मल बाल हैबिट है। आप ज़रा नोट करें, आप जब पानी पीना शुरू करेंगे ना, आपको पानी पीने के 15-20 मिनट बाद बाथरूम आएगा सुबह उठ के, जो कि एक नॉर्मल थिंग है। तो चलिए उसके बाद चाय कॉफ़ी ले लें। सही, चलें जी, आपको आसान हल बता दिया है। अच्छा सर, मैंने बहुत सारे लोगों को घरों में ये प्रैक्टिस करते देखा है, बच्चों में, बड़ों में। रोगन बादाम कहते हैं पानी में डाल के अगर आप पीना शुरू कर दें रात को या दिन में, देसी घी का इस्तेमाल अगर करना शुरू कर दे, दूध में, हाफ कप दूध में, फिर अक्सर इस्तबगोल का छिड़का कहा जाता है, गर्म पानी में, वो गर्म पानी में या दूध में डाल के ले ले, कॉन्स्टिपेशन का हल। ये रेमेडीज वाकई इफेक्टिव होती हैं? देसी घी वाली रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है। मैं भी अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ देसी घी दूध में, जिन लोगों की बॉडी को लैक्टोज इंटॉलरेंस ना हो, क्योंकि अगेन फिर चाइनीज मेडिसिन पे आ जाते हैं। देसी घी जिस्म की खुश्की को मिटाती है। अच्छा। आयुर्वेदा में बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है देसी घी का। देसी घी का मसाज आयुर्वेदा में नाक के अंदर किया जाता है, नेवल के अंदर किया जाता है आपके पास। अच्छा। जी बिल्कुल, एब्डोमिनल टेंशन रिलीव करने के लिए। तो देसी घी का मसाज गर्दन के पीछे किया जाता है चाइनीज मेडिसिन में, और आयुर्वेदिक मेडिसिन में यहाँ फोरहेड पे किया जाता है। तो इट इज एक्चुअली जब आप क्योंकि अगेन कॉन्स्टिपेशन एक गर्मी और खुश्की की कंडीशन है, तो जो खाने गर्मी और खुश्की को मिटाएंगे, मछली भी मैंने इसलिए रिकमेंड की थी, वो आपके पास खुश्की को मिटाती है, तो वो इट्स अ गुड ट्रीटमेंट। अच्छा, दूसरा इसबगोल, अगेन इट इज़ अ ग्रेट ट्रीटमेंट। इसबगोल को आयुर्वेदा में गुरु कहा जाता है, यानी हैवी फॉर द गट। गुरु नेचर, गुरु इज द वर्ड दैट दे यूज। सो इट इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, लेकिन फिर किसी भी हर्ब पे डिपेंड नहीं करना, वरना जिस्म इसबगोल के बगैर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम रन नहीं करेगा, विच इज़ नॉट ओके। 2 महीने यूज़ करें, उसके बाद 1-1.5 महीना यूज़ मत करें, मतलब फ़ायदा उठाएं, आदी ना बने। तीसरी, आई एम सॉरी, आपने कौन सी बात की थी? रोगन बादाम भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। इट्स अ ग्रेट थिंग, अगेन नेचर की चीज़ है, हेल्दी चीज़ है, तीनों रेमेडीज अच्छी हैं। तीनों रेमेडीज अच्छी आप कर सकते हैं जी, लेकिन अगेन उसको मुसलसल कंटिन्यू नहीं रखना, आपने गैप देके ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। आई थिंक कि मेडिसिन से बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ है अगर आप ऐसी रेमेडीज कर लेते हैं ना। मेडिसिन का तो आपको साइड इफेक्ट भी होगा, इन चीज़ों का आपको साइड इफेक्ट कोई नहीं होगा, बट अगेन इसका भी अपने आप को आदी नहीं बनाना। हमेशा अपनी बॉडी को जो है ना वो इस तरह से रखें कि आपका एक नेचुरल तरीके का फॉलो करें। अच्छा, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके लिए एक्सरसाइज वॉक भी बड़ी इफेक्टिव होती है क्या? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जिस तरह पानी पीने के थोड़ी देर बाद नॉर्मल स्टूल पास हो जाता है, सुबह आप उठ के लॉन्ग वॉक्स पे निकल जाएं। लॉन्ग वॉक से होता क्या, अभी हम बात भी कर रहे थे, आपके जो लिम्फेटिक्स हैं, जो लिम्फ है, आपकी बॉडी में डिफरेंट तरह के फ्लूइड होते हैं। एक ब्लड होता है, एक लिम्फ होता है। लिम्फ जो होता है वो आपके ब्लड की भी रूह होता है। तो आपकी लिम्फ फ्लो जितनी अच्छी होती है ना आपकी बाउल्स में, आपके इंटेस्टाइन में, आपके इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्सिस उतना अच्छा होता है। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस आपके आंतों की उस रिदमिक मूवमेंट को कहते हैं, इसे रिदम में मूव कर रही है, जो पखाने को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है। वॉक और वेल हाइड्रेटेड रहना आपके पेरिस्टाल्सिस को प्रमोट करता है। फ्रूट्स कौन से लेने हैं? बहुत इफेक्टिव है। अच्छा,
अगर आपको फाइबर सूट कर रहा है तो हाई फाइबर फ्रूट्स आपने लेने हैं, जैसे आपके पास पपीता हो गया, आपके पास पाइनएप्पल हो गया। अगेन पपीते और पाइनएप्पल में आपके पास दो एंजाइम्स होते हैं, पेपेन और ब्रोमेलिन रिस्पेक्टिवली। पेपेन और ब्रोमेलिन बॉडीज में डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बल्कि इनके सिंथेटिक सप्लीमेंट्स बड़े महंगे आते हैं ब्रोमेलिन और पेपेन के, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट करने के साथ साथ इम्यूनिटी को भी ऊपर लेकर जाते हैं। आपके पास जो सेब है, आपके पास जो अमरूद है, आपके पास जो नाशपाती है, आपके पास जितनी भी बेरीज हैं, इन सब में फाइबर हाई होता है। चलें जी, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट के लिए ये चीज़ें हमने बता दी। आप ये अगर लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो बहुत सारे मसले आपके खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे, आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, बाय द वे मुझे भी अक्सर डॉक्टर दे देती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो जो आपके नेल्स अच्छे करें, स्किन अच्छे करें, आपके बाल अच्छे करें। सप्लीमेंट के अलावा अगर हम डाइट से ये चीज़ें अच्छी करना चाहें, बाल आज लोगों का बहुत बड़ा मसला है, रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। अच्छी डाइट से हो जाते हैं सही? अच्छी डाइट से हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में आपको सप्लीमेंट्स चाहिए भी, और मैं सप्लीमेंट के बहुत ज़्यादा हक में भी हूँ। जहाँ पे ज़रूरत हो मैं रिकमेंड करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है मुझे फिलहाल कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, बट 10-12 सप्लीमेंट्स डेली मैं लेती हूँ। अच्छा। अगर आफ्टर 35, आफ्टर 40 अगर आप अपनी बॉडी में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है मगर आपका बहुत स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप एक कॉर्टिसोल कंट्रोल सप्लीमेंट ले सकते हैं, आप एक मैग्नीशियम सप्लीमेंट ले सकते हैं। आप, मैं कॉड लिवर ऑयल लेती हूँ डेली, मैं विटामिन ई लेती हूँ, जस्ट टू कीप माई सेल्फ फ्रेश, बिकॉज वी आर हाई फंक्शनिंग वुमेन। Exactly. हमने घर भी देखना है, हमने बाहर भी देखना Exactly. है, और बाकी सारे लोगों ने भी आके हमें अपना मसला सुनाना है। अभी आप बात करती है औरतों में ज्यादा हिम्मत है क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है, इसलिए उनमें ज्यादा हिम्मत है। तो अगर हमें पता लग जाए ना कि हम हिम्मत छोड़ना अफोर्ड कर सकते हैं तो हम भी छोड़ देंगे। ये थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह ताला ने इतना स्ट्रांग बनाया, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो सप्लीमेंट्स आर अ गुड थिंग, लेकिन कॉज के बगैर अगर आप सप्लीमेंट लेंगे तो वो यही है जैसे आप एक अंधेरे कमरे में तीर चला रहे हैं। अगर आपके बाल थायराइड की वजह से गिर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और आप साइयों की तरह विटामिन ई ले ही जा रहे हैं और आप अपना थायराइड ठीक नहीं करा रहे हैं, तो आपको क्या तो पता कोई फायदा नहीं होगा। एग्जैक्टली। अगर आपके बाल इस वजह से गिर रहे हैं कि आपकी स्कैल्प में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, डीएचटी ज्यादा है, अच्छा डीएचटी ज्यादा है लेकिन आप कॉड लिवर ऑयल ले ही जा रहे हैं, लेकिन आप कोई डीएचटी ब्लॉकर डाइट नहीं ले रहे हैं, जैसे आंवला होता है, कोकोनट होता है, वॉलनट होता है, अनियन होता है, गार्लिक होते हैं, सारी डीएचटी ब्लॉकर डाइट है, ठीक है। जैसे आप प्याज का कोई ऑर्गेनिक डिटर्जेंट फ्री, एसएलएस फ्री शैम्पू और ऑयल इस्तेमाल करें, ये दिस इज अ ट्रीटमेंट ना, तो कॉज पे जाए बगैर हेयर फॉल को ट्रीट ना करें। आपको फॉर एग्जांपल आयरन की कमी की वजह से हेयर फॉल है, अब आप डाइट में अपना आयरन की कमी, अगर आपको हाजमा खराब होने की वजह से आप अपना हाजमा ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कॉस्मेटिक सीरम्स लगाई जा रहे हैं, तो ये तो ट्रीटमेंट नहीं है। आइडेंटिफाइंग द कॉज इज द फर्स्ट स्टेप। पहले आपने ये डिसाइड करना है कि मसला क्या है, और उसके बाद आपने ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। हमारे यहाँ पे क्या है जी, फलां बंदे के बाल गिर रहे थे, उसने ये चीज इस्तेमाल की, मैं भी करूंगा, चलो जी लग जाओ उस तरफ। ये मल्टीविटामिन ले रहा, उसकी स्किन बहुत अच्छी हो गई, चलो जी लग जाओ उस तरफ। बट आपने पहले रूट कॉज देखनी है, और उसके लिए आपको एक्सपर्ट, अब ये देखे ना, लोग यूट्यूब से, गूगल से अपने मसले पूछ लेते हैं, एआई से अपने मसले पूछ लेते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब ये जो हम इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आपको एक एक्सपर्ट के अलावा कोई नहीं बता सकता। एक्सपीरियंस का कोई दूसरा एक्सपीरियंस, ऑथेंटिक नॉलेज, इसका कोई एआई कभी नहीं है जी। आपने हमेशा किसी अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करना है। आपका जब तक रूट कॉज पता ना चल जाए, आपको मसला क्या है, कहाँ से शुरू हो रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट तब आपका स्टार्ट होगा। अदरवाइज वो जिस तरह सहर ने कहा कि जी आप अपने थायराइड ठीक ना करें और विटामिन ई लेते चले जाएं, तो फिर ये चीज़ें तो हल नहीं। अच्छा जी, नॉर्मल अगर एक पर्सन है तो उसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल में आप क्या चीज़ें जो आपकी स्किन अच्छी कर दें, आपके बाल अच्छे कर दें, अच्छी सी डाइट हमें बता दें। जितने भी इन्फ्लेमेटरी चीज़ों से आप दूर रहेंगे, खाना पक किस चीज़ में रहे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम कभी सोचते नहीं हैं। ज़रा वेजिटेबल ऑयल से दूर रहें, देसी घी, नारियल के तेल, जैतून का तेल, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा महंगे लगते हैं तो फिर खाली हल्का सा खाना सौते कर लें किसी चीज़ में। इन खानों में डुबो के फ्राइड चीज़ें आप ना खाएं। आप फल और सब्जी जब खाते हैं कोशिश करें कि मुख्तलिफ रंगों के फल और सब्जियों का इंतखाब करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो रंग किसी फल और सब्जी को दिया होता है वो अलग तरह के पॉलीफिनॉल की वजह से दिया होता है, यानी उसका अलग तरह का इफेक्ट है। यानी आप जितने रंग अपनी प्लेट में पकड़ेंगे ईटा रेनबो, आप उतने इफेक्ट्स पकड़ेंगे। गोश्त की अफादियत पे हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, प्लीज़ मीट लवर्स बन जाएं। रेड मीट एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जो इंसान रेड मीट खाता है ना वो मोटा होता है, उसकी इम्यूनिटी भी तेज़ होती है, उसकी जहानत भी तेज़ होती है, उसका गट भी अच्छा होता है। और अगर भूख नहीं लगती तो ना खाएं, बेशक दिन में इतना सा भूख लगती है, बस इतना सा खाएं। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैंने, क्योंकि मैं भी बड़ा कंसर्न हूं अपनी बच्ची के हवाले से। ब्रेक के बाद आते हैं जी, ब्रेक पे फिर बात करते हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन। रेड मीट की आपने बात की, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत देना healthy चाहिए है, बच्चों बहुत को। हेल्दी है। और अनफॉर्चुनेटली मैं इतना हैरान होती हूँ, पेशेंट्स आते हैं ना क्लिनिक पे, क्योंकि मैं खुद रेड मीट नहीं खाती हैं, तो वो बच्चों को भी रेड मीट की आदत नहीं दिलाती हैं। रेड मीट के खास करके जो ऑर्गन मीट होता है आपके पास, जो गाय और बकरे का होता है, किसी भी सब्जी और फल में कंबाइंड इतने न्यूट्रिएंट्स, विटामिन ए, सी, डी, ई और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैग्नीशियम, सेलेनियम वगैरह नहीं है जितने रेड मीट में हैं। बचपन से ही बच्चों का टेस्ट डेवलप करवाएं रेड मीट का। क्योंकि मैं अभी सोच रही थी कि किस फॉर्म में अपनी बच्ची को दूं, मैं कबाब बनाने का सोच रही थी कि वंडरफुल आइडिया ना, वो बर्गर में एटलीस्ट खा हाँ लेगी, एटलीस्ट खा लेंगी, तो ये अच्छी ऑप्शन है। अपने बच्चों को ये चीज़ें देंगे तो बच्चे आपके अच्छा ग्रो भी करेंगे। और हम जो कहते हैं ना आजकल बच्चे बहुत लेजी से, ये चीज़ें आप खुद देखेंगे कि अच्छा खासा डिफरेंस आता है। योगर्ट बच्चों के लिए कहते हैं बहुत अच्छी होती है, आपके गुड बैक्टीरिया जो है वो योगर्ट में होते हैं। बट आजकल हम वो डब्बों वाली योगर्ट भी ले लेते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स में भी आई हुई हैं, और बच्चों को हम आदी उसका कर देते हैं। आई एम वेरी सॉरी, मगर फ्लेवर्ड योगर्ट्स बिल्कुल हेल्दी चीज़ नहीं है, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ। मैं आपको बता दूँ कि जो दूध का नेचुरल शुगर होता है, ठीक है, उसकी वजह से जो योगर्ट का अपना नेचुरल शुगर कंटेंट है वही 12 ग्राम होता है तकरीबन एक सर्विंग में। ये जो फ्लेवर्ड योगर्ट्स होती हैं, आपको पता है इनका तकरीबन 50 या 60 ग्राम शुगर होता है, और Oh my आप God. कोई प्रोबायोटिक नहीं आप बच्चे को दे रही होती। जितने भी स्ट्रॉबेरी और जितने भी फ्लेवर्ड योगर्ट्स हैं, ये डिजर्ट के मुतरादिफ। आई एम वेरी सॉरी बट दिस इज अ फैक्ट। फ्लेवर्ड मिल्क भी आजकल आए हैं। फ्लेवर्ड मिल्क भी शुगर लेडन है। ओहो, लेडन तो का नहीं मतलब होता है देने। भरा हुआ शुगर। नहीं देने बच्चों नहीं, को, बिल्कुल भी नहीं। ये बच्चों के लिए जी बहुत नुकसानदेह हैं। अगर आप अपने बच्चों को कुछ देना चाह रहे हैं, वो हमारे तो बचपन में मेरी अम्मा घर में ही दही जमा लेती होती थी। दैट इज द बेस्ट थिंग, दैट इज द बेस्ट प्रोबायोटिक। आपको पता है, मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि या तो मार्केट से कोई अच्छा ग्रीक योगर्ट लें जिसमें शुगर ना और बहुत एक्टिव लाइफ कल्चर हो, या अपने घर में दही बनाएं। वो बहुत बेस्ट है बेस्ट जी। है। और सुबह खाली पेट खुद भी खाएं, बच्चों को भी दें, तो इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज सबको मैं यही देना चाहूँगी कि किसी भी सोर्स, इट्स अ जर्नल मैसेज, किसी भी सोर्स ऑफ नॉलेज पे भरोसा ना कर लिया करें, ठीक है। जब भी आप किसी को किसी बारे में बात करते देखें, खास करके अगर वो बात मेडिकल से, आपकी बॉडी से और न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, पहले रिसर्च करें कि वो बात कर कौन रहा है, और उसके बाद उसको फॉलो करें। हमारे प्लेटफॉर्म से अगर हमारे प्रोग्राम का कोई व्यूअर आपको कॉल करे, तो आपसे आपके सोशल मीडिया जी, बिल्कुल। हैंडल पे कोई मैसेज वगैरह करे, तो उनको रिप्लाई कर देंगी? एब्सोल्युटली जी। ओए होए होए होए, चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।